आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अशोक शर्मा जी, संयोजक हिमाचल प्रदेश। हमारे साथ श्री लेखराज राणा जी, धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा जी, हमारे साथ श्री कुलदीप राणा जी, जय श्री राम। एंड हमारे साथ मैम श्रीमती शिमला देवी जी। जय श्री राम जी। आप सभी का स्वागत है सर इस हमारे आज गौ माता के इस स्पेशल शो के ऊपर। मेरा सर सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमारे संयोजक अशोक शर्मा सर से है। हमारी काफ़ी सरकारें आई, लास्ट की खासकर 3-4 सरकारों ने काफ़ी सारे एक्शन लिए गौओं के लिए। एक अलग से जैसे गौशाला के लिए काफ़ी पैसा गया, उन्होंने कई नीतियाँ भी बनाई, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर जो गौ की जो संख्या है वो कम नहीं हुई है। तो इसका क्या मेन कारण है जी? जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद गौ सेवा आयोग बनाया गया, उसके बाद इस पे काम हुआ। उससे पहले आपको अगर मैं आंकड़े दूं तो 6,400 गौ सिर्फ गौशालाओं में थी हिमाचल में। 18,500 गौ 4 सालों में गौशालाओं में गई है। सिर्फ 5 साल पहले माननीय जयराम जी ने 500 रुपया प्रति गौ पहले शुरू किया गौशालाओं के लिए। उससे बहुत बड़ी एक सहायता गौशालाओं को मिलनी शुरू हुई। पर सर मेरा मानना है कि जैसे आप इस टाइम पे अपनी गौशाला भी चला रहे हैं, मेरे ख्याल से 300 से 400 गौवंश जो हैं वो आपके पास में हैं इस वक्त आपकी गौशाला में। तो 700 रुपया जो सफिशेंट अमाउंट है जिससे हमारा नहीं, अभी हमारे पास, मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास 300 से 400 नहीं है, 700 के करीब गोवंश है। और उस 700 के गोवंश को रखने के लिए सिर्फ मात्र 6, साढ़े 6, 7 लाख रुपया खर्चा आता महीने का, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप सिस्टेमेटिकली खर्चेंगे, अगर आप लापरवाह होकर खर्चें तो उसकी सीमा कोई नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट सही रखेंगे, लेबर फीड, तो भरपूर खर्चा हो जाता है 1200 रुपये में। अभी ये पिछले 2 महीने से 1200 रुपये मिलना चालू हो गया है। अगर 1200 रुपये में भी कोई गौशाला नहीं चला पा रहा है तो वो नालायकी हमारी है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, किसी कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, हमारा दोष है। गौएं सरकार ने थोड़ा पालनी है, गौ तो गोपालक पालेगा। आज जो गोवंश बड़ा है वो हमारे गौशाला वाले कुछ भाई जो हैं वो गौएं लेने को मना करते हैं। मेरा उनके करबद्ध प्रार्थना है कि जब आपको सरकार इतना सहयोग कर रही है तो आपको गौएं लेने को मना नहीं करना चाहिए। कोई कृषक भले किसी मजबूरी में छोड़ दे, सड़क पे कोई गऊ है या बैल है, बैलों के लिए नंदीशाला बनी हुई है, गौओं के लिए गौशाला है, तो सड़कों पे गऊ उठाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमारे पंचायत प्रधान आगे आएँ, जिन लोगों की फसलें खराब हो रही हैं वो आगे आएँ। वो सरकार का काम नहीं है, वो हमारे जन सहयोग का काम है। लेखराज सर से मेरा प्रश्न है कि हमारी हिंदू आबादी 97% होने के बावजूद भी, चलो आर्थिक कारण या कोई भी कारण रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये रोड के ऊपर आती है तो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। और इसके अलावा और क्या क्या कारण है हमारे सर जिसके कारण हमारे को ये आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि गौएं जो है आज रोड के ऊपर चल रही हैं? कमल जी, इसमें देख तो बातें तो आपने जो कहा चिंता का विषय तो है कि हिंदू के हमारे जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक गाय का बड़ा महत्व है अपने जीवन के अंदर। तो उस गाय को सड़क में छोड़ दिया, और छोड़ते भी हिंदू परिवार ही हैं, हिंदू परिवार उसको कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कुछ एक कारण ये रहे हैं कि एक तो पहले कहते थे कि जितनी भी भूमि है वो गोचर भूमि है, वो गाय की भूमि है, गाय चरने के लिए है। अब वो भूमि बन गई फॉरेस्ट, जंगल की भूमि। तो जंगल की भूमि जब से बनी तो गाय कहाँ चरेगी? तो जो गोपालक थे उनके लिए एक समस्या खड़ी होगी, पशुओं को चराएं कहाँ? ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ज़मीन कम होती जा रही है, और जो चरांत थे वो फॉरेस्ट के पास चले गए। सर्वभूमि गोपाल की, पहले तो कहते सर्वभूमि गोपाल की, अब कह रहे हैं सर्वभूमि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। वैसे तो हमारा मानना, विश्व हिंदू परिषद का मानना ये है कि गाय अगर सुरक्षित है तो वो किसान के खूंटे पर है। किसान के खूंटे पर ही गाय सुरक्षित है, जो उसकी सेवा हो सकती है। और जो आपने कहा कि गाय देती है, गाय को हम क्या देंगे? गाय देती है, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति हो गई, और सच में अगर कहूँ तो ये जो बनावटी धर्मनिरपेक्षता, इसने भी हमारे गाय का बहुत नुकसान किया। जो संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता शब्द डाल दिया, नहीं तो हम गाय को पालना एक धर्म मानते थे, उस धर्म के आधार पर हमारी जीवनचर्या चलती थी। ये बात आपने जो कही कि गाय को हम आजीविका के साथ, रोजगार के साथ जोड़ें, हमारे नौजवान आज लगे हैं। मैं अभी हरियाणा के अंदर था, हरियाणा में जब मैं गुड़गांव में बैठा किसी घर में, तो वहाँ पर बोतल के अंदर, एक बहुत अच्छी बोतल के अंदर बाहर दूध रख करके चला गया। तो मैंने उनको पूछा भी कौन है?
तो उन्होंने कहा IIT के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने IIT के स्टूडेंट्स ने अपनी गौशालाएं बनाई हैं और वहाँ से वो स्वदेशी नस्ल की गाय या जो अच्छी गाय हैं उनकी नस्ल का दूध ये दे करके जाते हैं। जो दूध वो दे करके जाते हैं वो लगभग 3 गुना कीमती है, उसको ले रहे हैं उसको दूध को, लोगों की वो मार्केटिंग है। तो वो IIT पास आउट स्टूडेंट्स भी अब गाय के बारे में सोचना शुरू किया कि गाय को बचाना पड़ेगा, गाय हमें पाल सकती है, हमें रोजी रोटी की समस्या जो है गाय के माध्यम से भी हम दूर कर सकते हैं। और हमारा जो धार्मिक एंगल है वो तो है ही है। सर मैं मैम से खासकर ये प्रश्न पूछूंगा। मेरा मानना है कि जैसे सर ने कहा कि ठीक है, जंगल जो है इस टाइम पर वो फॉरेस्ट ने उनकी प्रॉपर्टी है, इस टाइम पे उन्होंने बोल दी कि अब ये चरने के लिए नहीं है, बेसिकली वो परमिशन का सब कुछ चक्कर है। लेकिन अगर हम घर में 1 या 2 गाय रखते हैं तो हमारे को 2 गाय पालना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि शायद कहीं ना कहीं पर हमारे जो आज की पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पर जो एक प्रणाली थी जो उसको पालने की, खेती कैसे करनी है, वो बोलते थे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अनपढ़ हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी साइंस जानते थे, वो खेती करना जानते थे, वो पशुओं को पालना जानते थे। तो क्या मैम हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी भूलती जा रही है इस चीज़ को? पर मेरे को लगता है जो अभी जो सरकारें आ रही हैं, जो बीच में जो उन्होंने एक लॉजिक बना दिया है कि जो सरकार जितना मतलब कोशिश करेगी ऐड करने की कि हम ये मुफ्त दे देंगे, हम इसको मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे, इससे क्या हुआ कि लोगों ने मेहनत करना जो है कम कर दी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मेहनत करना बंदा छोड़ देगा तो वो मेहनत करने का आदी नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं तो पहले जब गाय घर में होती थी तो मरीज भी कम होते थे घर में, क्योंकि गोबर बच्चे उठाते थे, गाय का गूंतर भी होता था, हाथों से उठाते थे ना, तो उससे 3600 बीमारियां दूर होती थी। इवन के गूंतर को संभाल के रखते थे, जो गोमूत्र करके आजकल शीशियों में बिक रहा है ना, वो घर में फ्री मिलता था। और उसी से कई बार बच्चों को फोड़ा फिंसी हो जाता था ना, तो जड़ी बूटियाँ ला के खेतों से ही उसमें पीस के वो बच्चों को लगा देते थे, और थोड़ा एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती थी, ये माँ ने लगा दिया है और गौ माता के मूत्र में मिक्स होकर लगा है, तो इससे हमारी जो फोड़ा फिंसी वो दूर हो जाती है। और आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से देखा होगा कि वाकई ही ऐसा ही होता था। जैसे विश्व हिंदू परिषद है और जो हमारा गोवंश प्रकोष्ठ है, हम सारे मिलके काम करेंगे और एक दिन ये आएगा कि जो ये गौ माता है आपको सड़कों पर नहीं मिलेगी, इवन के लोग घर में पालना शुरू करेंगे। जो अभी एक जिक्र हुआ है कि IIT के स्टूडेंट भी ऐसा कर रहे हैं, लोग विदेशों में पढ़ाई करके आ रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अपने गांव में आकर। ठीक है, तो अगर ऐसे ऐसे जागरूकता आती गई और लोगों को लगा कि इसमें वाकई ही इनकम भी दिखने लगी इनको, बीच में उसके गोमूत्र से जो दवाई बन रही है, दूध उनका जो है अपना टिप्पल रेट पर बिक रहा है, तो नो डाउट सारे युवा जो हैं, जो बाकी भी लोग हैं, वो आगे आ रहे हैं और इस पर काम करेंगे। और जैसे आपके साथ साथ में डॉक्टर साहब भी हैं हमारे, डॉक्टर अशोक शर्मा सर, तो सर आप भी बहुत बड़ा डेयरी फार्म चला रहे हैं, आपके पास मेरे ख्याल से 300 से 400? ना इतनी नहीं है, 50 के लगभग है। अच्छा। और मेरी ये जो गोवंश है, एक तो मैं शुद्ध इंडियन ब्रीड पे रखता हूँ, भारतीय नस्ल की, और इनमें भी 80 और 90% के बीच जो हैं वो स्ट्रे एनिमल ही हैं, फील्ड से पकड़े हुए, लेकिन हैं वो इंडियन ब्रीड के। हम लोग हो गए लालची हो गए कि जर्सी जी दूध ज़्यादा देती है, क्वांटिटी की तरफ भागे हम, क्वालिटी की तरफ नहीं भागे। अगर हम अच्छी तरह से परवरिश करें स्वदेशी नस्लों की तो वो भी दूध ज़्यादा देती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना दूध हम ले सकते। जैसे प्रोडक्ट हैं हमारे, धूप वगैरह जितने भी बन रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट, जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने यहाँ पे भी चलाए हुए हैं कुछ प्रोडक्ट, तो उनसे हमें जो आय होगी उससे काफ़ी हद तक जो है वो गायों का संचालन हो सकता है और गाय माता का पेट भरा जा सकता है, उससे तूड़ी और हर चीज़ लाई जा सकती है। सरकार को इसके बारे में भी सोच विचार करना चाहिए, जैसे सर ने पहले जिक्र किया इसके बारे में, कि उस हमारी जो गौचर भूमि है, जो गाय को चराने वाली भूमि है, वो जैसे गौवंश रखे हुए हैं, डॉक्टर साहब ने रखे हुए हैं, तो इनके लिए वो गौचरान जो थोड़ा बहुत है गवर्नमेंट की तरफ से जो अलॉट करना चाहिए कि ये गौचर भूमि है, इसमें आप गाय चरा सकते हैं। हम लोग गौ माता का गोधन को किस तरीके से गो उद्योग की तरफ भी ले जा सकते हैं, और गौ सेवा भी होगी और साथ में हमारी इनकम का सोर्स भी बनेगा, और हिमाचल की एक जो इकोनॉमी की रीढ़ भी बन सकता है ये सब चीज़ें। तो मैं उस पॉइंट के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेखराज सर से पूछना चाहूँगा, जो गौ माता की अर्थव्यवस्था है जो जनरेट होती है गौ माता से, उसको हम लोग जो है युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र कैसे बना सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट तो ये है।
और दूसरा हम लोग जो गो टूरिज़्म है, ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनर हो गए या फिर हमारे पंचगव्य प्रोडक्ट माइक्रो एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली, वो हो गए। तो इसके हम ये जब सारे पार्ट्स को हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, इनको कैसे ओपन कर सकते हैं हम लोग। कमल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब गाय हम सब के लिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी लगेगी तो हम गाय को छोड़ेंगे नहीं, गोवंश को छोड़ेंगे नहीं। जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। उसमें वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी। आज हमें टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे मैं उदाहरण दूँ, IIT मुंबई के डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल, वहाँ के वो हेड रहे, PhD हैं, डॉक्टर की है, डॉक्टरेट हैं। तो उन्होंने गाय के पंचगव्य को लेकर के, वो कह रहे हैं मैं 23 वर्षों से लगभग 1000 अपने स्टूडेंट्स उसके लिए तैयार कर चुका जो पंचगव्य बनाते हैं। और उन्होंने संजीवनी रस करके एक बताया जो दूसरे देशों के अंदर भी इंपोर्ट हो रहा है, संजीवनी रस, गोअमृत नाम, संजीवनी रस गोअमृत। तो उसको बना करके उसी को वो कह रहे हैं कि वो इतना उसकी डिमांड है कि लोग उसको ले रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग वाकई में टेक्निकल साइड से फोकस करेंगे इस चीज़ के ऊपर, तो गाय की उपयोगिता तो अपनी जगह पे है, लेकिन नंदी की भी उपयोगिता या बैलों की उपयोगिता भी बढ़ेगी बेसिकली। इसमें कमल जी हम लोगों को ना, जैसे हम लोग बैठे हैं, NGO, आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, इसमें सरकार का भी प्रयास बड़ा आवश्यक है। पंचगव्य बनाने के लिए जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बना लिया, मार्केटिंग कहाँ होगी? हमारी 10 गौशालाएं उसको बना लेंगी, उसको लोगों तक बताने के लिए जन जागरण कौन करेगा? वो जन जागरण की दृष्टि से लोगों को बताने के लिए इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। आप जैसे लोग, जब युवा लोग इसको निकले हैं, ये जाएगा, समाज तक पहुँचेगा, इस प्रकार की बातों से जो समाज के अंदर जागरण होगा, समाज के अंदर डिमांड बढ़ेगी। तो हमारा कहना है कि कहीं सेंट्रलाइज करके उसको किया जो पंचगव्य जो प्रोडक्ट्स उसके बन रहे हैं, केवल पंचगव्य नहीं और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, साबुन है हमारी, जैसे नागपुर के अंदर देवला पार्क के अंदर, डॉक्टर साहब शायद जाके भी आए होंगे, देवला पार्क के अंदर बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो जिसके अंदर गाय के क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं और कैसे उसकी मार्केटिंग हो सकती है, पूरे देश भर के अंदर वहाँ से प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो हम लोग इसको सेंट्रलाइज करके कहाँ पर कर सकते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश के 2-3 ऐसे स्टेशन बना सकते हैं? उसमें हमें सरकार के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। जब से आपने कहा गो उद्योग, अब इंडस्ट्री उद्योग जो है उसमें सरकार का संरक्षण उसके लिए आवश्यक है। जैसे मैम का एक विचार है कि मैं एक गौशाला कलकत्ता में रन करूं, तो अगर ये सब कुछ, अगर ये मैम जैसे लोग प्रधान खुद आगे आते हैं, और ये जैसे हम बात कर रहे हैं बायो प्लांट की, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन की, तो क्या अगर ये सब कुछ चीज़ें, और जैसे साथ में हम लोग बात करें कि महिलाओं को सशक्तिकरण की, तो वहाँ पे जो विलोना घी का हमें निकालना है, उन चीज़ों को हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें, तो क्या मैम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हमारे, उनसे पॉसिबल है सब चीज़ें क्या जी? बिल्कुल कमल जी, बिल्कुल मेरे दिमाग में चल रहा है, जैसे गौशाला की बात कर रहे हैं, तो एक मेरे अंदर एक बड़ा अच्छा सा एक नक्शा मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि इसको टूरिज्म के साथ भी मतलब जोड़ा जाए, ठीक है। तो अगर सपोज करो हमें एक अच्छी जगह जैसे लेनी, तो फॉरेस्ट से पड़नी है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम जगहें हैं वो फॉरेस्ट ने वो कैप्चर कर रखी हैं, ठीक है। तो कहीं हमें ऐसी जगह मिलती है तो हम उसका पहले मतलब एक नक्शा बनाएंगे, उसमें वही करेंगे, जैसे गायें अलग से रखेंगे, एक ब्रीड की गायें अलग से रखेंगे, दूसरी की अलग से रखेंगे, वो नंदी हो गए वो अलग से रखेंगे, ठीक है, जैसे अपने ये सर बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। फिर हमारा साथ में ये है कि जो गायें होती हैं ना, उनके लिए अगर चरने के लिए ज़मीन मिलती है हमें साथ में, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि जो गाय चल के जाती है और चर के आती है ना, तो साथ में वो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ खा के आती है, जो उसके बाद जो दूध बनता है। पहले क्या होता था, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो किसी के घर में डिलीवरी होती थी, तो होता था कि गाय का दूध चाहिए भाई, उस लेडी को भी गाय का दूध देना है, बोलते किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथ में, और उस बच्चे को भी कम से कम बोलते थे कि साल भर माँ के दूध के साथ जो है वो गाय का दूध देना है। तो दूध क्यों देना है? क्योंकि जो गाय खुद चर के आती थी ना, उस घास में इतनी अच्छी अच्छी मतलब जड़ी बूटियाँ होती थी, वो एक एज एक दवाई का काम करती थी। बात एक तो ये होगी कि अगर दोबारा से हम उन चीज़ों पर जाते हैं, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, दोबारा से डेवलप करते हैं, तो वो जो हमारा जो दूध होगा वो अच्छे रेट पर बिकेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी। नंबर 2, अगर हम उस गौशाला के साथ कुछ एक एरिया ऐसे बना दें जहाँ पर जैसे फूल पौधे लगा दें, लोगों को देखने का लगे कि हम वहाँ पर जाएं, ये एक तो ये हो गया। दूसरी ये है कि हम छोटे छोटे होते थे, जब गाय का बच्चा छोटा सा होता था ना, तो हम उस गाय के बच्चे को उतना ही प्यार करते थे जैसे हम लोग भाई बहन रहते थे। तो उसके साथ ऐसे जप्फी डाल रहे हैं, उसके गले को ऐसे ऐसे मतलब सहला रहे हैं, तो उससे भी मेरे को लगता है कि एक नेचुरल थेरेपी हम जिसको कि बोल सकते हैं कि वो भी एक आगे हमारे काम आ सकती है। डॉक्टर साहब, अशोक सर, मैं अगर मैं सही बोल रहा हूँ
वो 2500-3000 रुपये में तो वो वाला दूध बिक रहा है विलोना बोल करके, जो 20-20 लीटर देती हैं। जब हमारी गाय औषधीय गुण के साथ में, जिसका कहीं कहीं फैट जो है 2 पॉइंट्स तक भी आता है मेरे ख्याल से, तो अगर इतने हाई क्वालिटी का औषधीय गुण का जब घी बनेगा तो मुझे लगता है कि वो 5 से 7 हज़ार तक हम वो घी बिकना चाहिए मार्केट के अंदर। और इसका दूध जो है वो भी हमारा कम से कम जो है वो 200 से 300 रुपये जाना चाहिए। लेकिन इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे एक कमी है कि हम एक ब्रांड नहीं कर पाए हिमाचल को, जो हमारे को ये जो GI टैग मिला हुआ है हिमालयन ब्रांड का, वो हम उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाए। तो सर इसके बारे में आपका क्या विचार है, हम इसको किस तरीके से मार्केट में हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं? मेरा कहना ये जो आप घी बता रहे हैं ना, जो पहाड़ी गऊँ जो हमारी थी पहले, जो पहाड़ों में चरती थी और दूध देती थी, तो वो मेडिसिन ही थी, वो घी नहीं था। जो 3000 रुपये किलो आप मार्केट में, वो पता नहीं ना जाने क्या बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। आज की डेट में जो कुछ एडवर्टाइज हम देखते हैं तो उसको लेने बाजार में चले जाते हैं। बिलोना घी करके, बिलोना घी करके, जो पता नहीं बिलोना है क्या है, जर्सी का है, भैंस का है, देसी है, अंग्रेजी है, उसका कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है। गाय के साथ प्यार करना जब हम सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि गाय जो है वो हम लोगों को बचाना शुरू कर देगी। और दूसरी बात एक बताना चाहूँगा कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा दूध अगर कहीं देते हैं तो ब्राज़ील के अंदर है। ब्राज़ील के अंदर गाय वो कहाँ से लेके गए? गुजरात से गिर लेकर के, गिर के ऊपर उन्होंने शोध किया, आज वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देती है। और ब्राज़ील के मैं उसके कन से स्टोरी पढ़ रहा था, ब्राज़ील के बच्चों को उनके माता पिता बोलते हैं जाओ गाय से खेलो। वो गाय के बच्चों से, जो कहा ना कि गाय के बच्चों के साथ मिल करके उनके गले में लगना, तो गाय जो है उनको, उनके बच्चों को ऐसा मान के चलते कि मेरा बच्चा है, और वो भी गाय के बच्चों को ऐसा मान के चलते मेरा। तो ब्राज़ील के अंदर ये मतलब जिन बातों को हम करते थे वो दूसरे लोग वो कर रहे हैं, हम लोगों ने छोड़ दिया। तो उस संस्कृति को फिर से अगर हम लाने में सब मिल करके थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपने अपने घर में, अपने पड़ोस में, समाज में, तो तभी होगा। अच्छा, अभी राणा जी बायोगैस प्लांट का कर रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा, पहले तो होता था कि यहाँ लगा लिए प्लांट तो हमारी रसोई को होगा। लेटेस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप 4 गांवों से 2 सिलेंडर रोज के भर के बेच भी सकते हैं। पहले वो नहीं होती, पहले कंप्रेस नहीं होती थी, गैस नहीं था। अब जो लेटेस्ट आई है, और उसमें अगर भरने वाला प्लांट लगाना होता था, मैंने जाके सारा पूछा जहाँ जहाँ भी प्लांट बनते थे, तो वो बनता था 2 करोड़ के लगभग। अब 2-3 लाख रुपए में छोटा सा प्लांट आ रहा है, आप 2 सिलेंडर रोज के भर के बेच लो, आपकी गाय गौशाला। उसमें तो आज 900 समथिंग का आ रहा है, तो 1800 रुपये तो आपका इसी से मैं वही बोल रहा हूँ कि गौशाला का खर्चा आपका उससे भी मीट आउट हो जाता है। हम भी शायद मार्च अप्रैल के बाद सोच रहे हैं ऐसा छोटा सा प्लांट लगाने का। जैसे हमने बातचीत करी कि हमारे पास में जो गौएँ हैं, तो गौओं के जो दूध से लेकर के जो उत्पाद, जो बाई प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेके बायो तक का हो गया। इसके बाद हम एक बात कर रहे हैं, जैसे मैम ने बात करी लोन की बात करी कि हम आज की डेट में प्री वेडिंग शूट आपके हो रहे हैं, आपके कमर्शियल शूटिंग हो रही हैं, तो उनके लिए वो एक 2-3 कनाल का जो है वो साथ में बनाया जा सकता है। साथ में हम लोग एक ओपन रेस्टोरेंट का, मैंने सर को प्रपोज किया था इस चीज़ के लिए कि ओपन रेस्टोरेंट जो 5 स्टार की चेन्स है आज की डेट में, वो आज ऐसी चीज़ों की, जैसे मान लीजिए इतना शांत वातावरण है यहाँ पे, अगर आपके पास में जब एक गौशाला बनती है तो आपके पास में प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, किचन भी बनता है बेसिकली। अगर साल भर के लिए हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट दें 5 स्टार चेन को, और वहाँ पे जो है हमारे जो उत्पाद हैं, हमारे पंचगव्य से जैसे रिलेटेड सब जितने भी हैं, वो एक तो उनकी प्रमोशन होगी, और साथ में फूड जो उनको मिलेगा वो ऑर्गेनिक मिलेगा, और वो खेतों के बीच में बैठ करके ओपनली वो खा रहे होंगे, इसमें टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो सर इसके बारे में आपका क्या विचार है, और क्या हम इस प्रपोजल को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं? जो आप बात कर रहे हैं सरकार के साथ बात करने की, बुराई क्या है? सही बात है, कोई बुराई नहीं है, आप बात करिए, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना जी। अपन जहाँ भी कहीं जाना है, अपन नेगेटिव सोचें ही क्यों, पॉजिटिव ही सोच के जाना है। तो सर हम सारी अपनी बातचीत का समापन करते हुए मैं चाहूँगा कि आप संदेश दें हिमाचल के लोगों के लिए, और उन सारी बातों को हम लोग पाइल अप करेंगे, और हम सरकार के पास में एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। हमारे जो हिमाचल के लोग हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं, जल्दी समझ जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता इनको समझाने में। तो अगर आप ये कोशिश करेंगे, सरकार किसी की भी हो, सरकार ऐसा नहीं है, जो गोवंश है वो सबका है, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं रहता है, गोवंश हर किसी का है। सरकार अगर चाहे, और आप लोगों के प्रयास, हम लोगों के प्रयास, सब लोगों के प्रयास रंग लाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई किसी काम के लिए हम पॉजिटिव सोच के चले हो ना हो। कमल जी, आप जो प्रयास कर रहे हो, वास्तव में प्रयास बहुत अच्छा है। हिमाचल के लिए विशेष रूप से आपकी सारी टीम जो लगी है, मैं उनको बधाई देता हूँ।
ऐसा प्रयास एक पहले भी आप प्रयास कर चुके हैं हिम रक्षक के नाते, तो हिम रक्षक के लिए भी ये मैं समझता हूँ यह भी एक हिम रक्षक का ही एक आयोजन है, काम है। तो हिम रक्षक के नाते भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारी दुर्गा वाहिनी, जितना भी जो भी सहयोग होगा सारे इसको करेंगे। लेकिन होगा इसके लिए वही है कि समाज खड़ा होगा, समाज के अंदर जन जागरण होगा, तो उसमें हम सब लोग लगे हैं। और सारा समाज, जितना भी हिंदू समाज, वो राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हिंदू हैं, गाय को हम माता मानते हैं। और हमने जो मैंने पहले कहा कि हम सभी सरकारों से आग्रह कर रहे हैं, सब स्थानों पर, हमने राजस्थान में भी किया, हमने मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, सब जगह, हिमाचल में भी आग्रह करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करिए, राज्य माता घोषित करिए। बहुत सी चीज़ें उसके कारण से भी सीधा हो जाएंगी। गाय को अगर हम सही मायनों में देखें तो एक चलता फिरता औषधालय है। अगर स्वस्थ रहना है, स्वस्थ जीवन में, तो गाय का रखना जरूरी है घर में। और हिमाचल में काफ़ी पहले से जागृति आ रही है समाज में, कुछ नौजवान भी इसमें आने लगे हैं और विशेष करके महिलाएं, उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा एक उठाया इस क्षेत्र में, विशेष करके ऑर्गेनिक खेती का। कोरोना से बड़ी महामारी तो कैंसर है, और कैंसर के कारण जो है वो मैंने पहले विस्तार से कहे हैं। उन सब से बचने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए गौ का पालन जो है वो बहुत आवश्यक है। और आप सब का प्रयास जो है इसमें वो बड़ा सराहनीय है और जरूरी। जितनी भी गायें हमारी, आज जो गाय माता हमारी सड़कों पे दिख रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता भी मर रही है और लोग भी मर रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। तो उसके लिए जब हम सब लोग लग जाएंगे, जब दिल से जुड़ेंगे इस चीज़ के लिए, तो ये भी एक आने वाले टाइम में, साल डेढ़ साल में आपको एक बहुत बड़ी एक क्रांति लगेगी। और हम इस सफ़र में हम सब इकट्ठे हैं और इसको हम एक आमदनी के हिसाब से, जो बच्चे हमारे भटक रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो सारे लोग इसमें आएंगे और एक बहुत बड़ी क्रांति बन के ये जो है वो आगे आने वाले टाइम में आने वाली जाएगी। मतलब ये जो आपका कदम है बहुत सराहनीय है, और मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हुआ एक हिमाचल के लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जो है, अगर वो भी कुछ गौवंश को अपने घरों में 1-2 गौवंश अगर रख लें, तो इससे भी हमारा जो है वो एक अपना भी समस्या है रोड के ऊपर, वो भी हल हो जाएगी। और अपना जो, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके लिए कैंसर तक की बीमारियां, मैंने एक महात्मा जी हैं, वो गौशाला चलाते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हमारी देसी गाय है, इसका गौमूत्र और गोबर से जो है हमारा कैंसर तक जो है उसमें जो है जो फैल रहा है, उसमें उसके लिए वो एक औषधि का रूप बन सकता है। सर, आप सभी आदरणीय सदस्यगणों ने हमें कीमती समय दिया और गौ माता को गौ क्रांति, आर्थिक क्रांति की तरफ हम कैसे ले जा सकते हैं, तो उसके बारे में अपने बड़े अच्छे से अपने विचार रखे। और इन सब इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। हम सब लोगों को, गौ पालकों को इकट्ठा किया आपने, और बहुत सी बातें अपने मन, हमारे अंदर भी नई बातें कुछ एक दूसरे से निकल करके आई हैं और इस दिशा में काम करेंगे, मिल करके करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।